चलो बच्चे लोग देखो यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना कि एसिड बेस सॉल्ट्स होता क्या है। किसी भी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आपके पास मान लो कि बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, मे बी वो एसिड भी हो सकता है, बेसिस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि एसिड बेस सॉल्ट्स है। तो अगर मान लो कि मेरे पास गिवन कंपाउंड एसिड्स है या बेस, अभी स्टार्टिंग में इसी दोनों के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे सॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड्स है या बेस है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले यूज होता है हमारे पास है इंडिकेटर्स। हम लोग को सबसे पहले नॉलेज लेना पड़ता है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर्स आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको कलर के बेसिस पे, कलर के और भी चीजें हैं, कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिस है। तो देखो इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है आपके पास कि कुछ एक सॉल्यूशंस होता है और आप उसमें क्या करेंगे, एसिड या बेस को पुट करोगे और उसके अकॉर्डिंग वो कलर को चेंज करता है। तो चेंज करने के हिसाब से हम लोग मालूम कर लेते हैं ये एसिड है कि बेसिस है। तो इंडिकेटर भी हमारे पास क्या होता है, 2 तरीके की होता है। एक नेचुरल इंडिकेटर आपके पास होते हैं और एक ह्यूमन मेड यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे पास किस किस तरह के इंडिकेटर्स हैं और कॉमन इंडिकेटर्स जिसका हम लोग मैक्सिमम केसेस में यूज करते हैं। एक एसिड और बेसिस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस तरह के इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर ही देख लो। नेचुरल जो इंडिकेटर्स होता है जिसमें सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, सब लोग इसका नाम सुने होंगे, इसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर एक आपके पास क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, ये अगर आप पूछा जाए कि इसका खुद का अपना कलर क्या होता है, लिटमस जो सॉल्यूशन होता है तो एक पर्पल डाई होता है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको बनाते हैं, ये पेपर को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये पेपर मार्केट में पेपर जैसा ही नहीं मिलता है, इसको पहले हम लोग बनाना पड़ता है। तो ये जो पेपर होता है उसको एक प्लांट के द्वारा तैयार करते हैं, जिस प्लांट का नाम होता है लीचेन, LICHEN। ठीक है, इस प्लांट से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इस प्लांट से भी निकालते हैं। तो ये देखो इंडिकेटर्स क्या करता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस जो पेपर्स है उसका रोल क्या है, कैसे इसे मालूम करेंगे कि आपके पास गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो लिटमस में तरह तरह के भी होते हैं, लिटमस के भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपके पास एक ब्लू लिटमस भी होता है और एक रेड लिटमस भी होता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, अगर मान लो कि आपके पास अगर एसिड है सपोज, तो एसिड का मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन आपने बना के रखा है, इसके अंदर मान लो एक बीकर के अंदर एसिड है, मुझे मालूम करना है कि ये एसिड ही है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे और रेड लिटमस में डालोगे। लेकिन अगर वो एसिड होगा, तो एसिड का देखो एक डेफिनेशन है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू टू रेड। अगर आपके पास जो लिटमस पेपर है, ठीक है, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लो कि मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेसिस है, अगर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे, एक ब्लू को भी डालेंगे, रेड को भी डालेंगे। अगर जो ब्लू लिटमस डालोगे अगर वो रेड हो गया तो एसिड है, रेड को डालिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वहां पे। रेड लिटमस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो आपके पास ब्लू लिटमस होगा तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, तो एसिड के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स के हिसाब से एसिड क्या करता है, तो एसिड को पहचानने का तरीका है कि जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे उसको एसिड कहेंगे। सेम कंडीशन अगर बेस के ऊपर बात करें, बेस के लिए क्या कह सकते हैं, तो बेस के लिए जस्ट अपोजिट है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो हमारा बेस होगा। तो इसलिए एक अगर एसिड और एक बेस को पहचानना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लिटमस पेपर लाना पड़ता है। वो सॉल्यूशन के अंदर अगर रेड अगर कन्वर्ट होता है ब्लू के अंदर, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेस है। अगर वो सॉल्यूशन ब्लू से रेड में हो जाए, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता हो, तो वो एसिड है। तो ये सिंपल है बच्चे लोग, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लू टू रेड है कि रेड टू ब्लू, कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो उसके लिए देखो एक छोटी सी आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आप याद रखेंगे, हम लोग भी ऐसे याद रखें, आप लोग भी याद रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से। यानी कि लिटमस पेपर के हिसाब से ब्लू टू रेड, तो हम इसको ऐसे याद रखें कि एसिड है, ठीक है, आपके पास ब्लू टू रेड है, रेड टू ब्लू है। तो आपको जाना है, याद रखना, रेड, एक मिनट, रेड नहीं, ब्लू टू रेड। फायदा क्या होगा देखो,
लास्ट में इसके डी है और इसके लास्ट में भी डी है, तो एसिड में याद रखना कि लाना आपको किस में, फाइनली किस में जाना है, रेड में जाना है। तो रेड में जाने के लिए आपको ब्लू लिटमस लेना होगा। तो इसका मतलब याद रखना कि जो ब्लू टू रेड में कन्वर्जन होगा वो एक एसिड है। आप बस कंफ्यूज ना हो, कभी एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्रिएट कि ब्लू टू रेड होगा कि रेड टू ब्लू होगा। और अगर बेसिस है तो बी ए सी लास्ट में इसके ही आता है। तो जिस तरह से लास्ट में हम यहाँ पे डी लिए हैं तो लास्ट में ही आना, तो ब्लू के लास्ट में ई आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेड टू ब्लू को हम लोग क्या बोल देंगे, बेसिस बोल देंगे। तो ये तो हुआ लिटमस के लिए कन्वर्जन। अब देखो हमारे पास और भी नेचुरल इंडिकेटर्स में और भी हैं, जैसे कि लिटमस हम लोग देख रहे हैं, रेड कैबेज भी होता है। तो रेड कैबेज भी क्या होता है हमारे पास होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स भी होता है। रेड कैबेज के अलावा भी देखोगे तो ये जो हम लोग के पास टर्मरिक होता है, जो हल्दी होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स ही होता है। तो बहुत तरीके के हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं लिटमस यूज करते हैं। अब देखो अगर देखा जाए आर्टिफिशियल के केसेस में, तो आर्टिफिशियल के केसेस में मेनली जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक इंडिकेटर्स होता है और ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर बात करें तो मिथाइल ऑरेंज देखो एसिड के अंदर क्या सोल्यूशन देता है और बेस के अंदर क्या सोल्यूशन इसकी रहती है। तो कहा जाए रेड को रेड कलर देता है इन एसिड के अंदर, याद रखना। अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद क्या होगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर एसिड डाल रहे हैं। और अगर मान लो कि रेड कलर कन्वर्ट ना होकर अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है वो बेस होगा। मिथाइल ऑरेंज का खुद का अपना कलर याद रखना, नाम से ही क्लियर है, ऑरेंज कलर का होता है खुद का अपना। इसका जो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बच्चों को लेके, एक लिक्विड होता है, ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, इसका खुद का कलर ऑरेंज होता है। अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उस लिक्विड को डालोगे एसिड के अंदर, डालने के बाद अगर सॉल्यूशन पूरा रेड हो जाए तो एसिड है। और अगर रेड ना होकर अगर उसी सॉल्यूशन को डाले अगर वो पूरा येलो हो गया, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन जो आपके पास है बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर से इसको हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। चलो मिथाइल ऑरेंज के बाद एक और हमारे पास होता है जिसका नाम है इंडिकेटर्स फिनोप्थिलिन। ये भी आपके पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, फिनोल्फिथिलीन। देखो फिनोप्थिलीन आपके पास क्या इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोप्थिलीन के लिए कहते हैं इसका खुद जो होता है वो न्यूट्रल कलर का होता है, मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं, ध्यान रखना, इसका खुद का अपना कोई कलर्स नहीं होता है। फिर ये जो जिस तरह से आप वाटर देखते हैं ना, उसी तरीके से ये भी उसी तरह कलरलेस दिखाई पड़ता है। ये भी एक लिक्विड है लेकिन एक कलरलेस लिक्विड है। लेकिन जैसे इसको मान लो हम लोग एसिड के अंदर पुट करेंगे फिनोप्थिलीन को, तो एसिड के अंदर पुट करने के बाद ये क्या होगा, तो कलरलेस, मतलब कोई भी कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई भी चेंज ही नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको बेस के अंदर पुट कर देंगे फिनोप्थिलीन लिक्विड को, तो ये क्या करता है, पिंक कलर देता है। तो हमारे पास फिनोप्थिलीन के द्वारा भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्योंकि फिनोप्थिलीन अगर एसिड के अंदर डालोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, अगर कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा तो इसका मतलब वो एसिड है, अगर कोई चेंजिंग दिखेगा मतलब वो पिंक हो जाएगा, तो इसका मतलब वो बेस है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फेमस इंडिकेटर से याद रखना, एक लिटमस हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, फिनोप्थिलीन यूज करते हैं। लिटमस आपके पास क्या होते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, रेड लिटमस भी होते हैं, ब्लू लिटमस भी होते हैं। कन्वर्जन कैसे होता है आपको हम समझा चुके हैं। जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है उसका खुद का ऑरेंज कलर होता है, अगर वो एसिड कोई सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर वो रेड कलर देता है, अगर वो सोल्यूशन बेस है तो वो येलो कलर देगा। फिनोप्थिलीन खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ इसका खुद का कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। अब एक और आपके पास इंडिकेटर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक होता है हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, जो कि स्मेल के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सके गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर किसी चीज को अगर हम लोग स्मेल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम ले लें, ओनियन,
देखो, ओनियन सबको लगभग मालूम होगा यहाँ पे। ओनियन का कुछ अपना स्मेल होता है, सबको सबको मालूम है। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या कर दोगे, कोई बेसिक सॉल्यूशन में पुट कर दोगे, जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, बेस अभी आगे और भी समझाएंगे ये सब कैसे बेसिस हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर मान लो कि आपने पुट कर दिया, किसको? ओनियन को डाल दिया, तो कह रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन में आप ओनियन को कैन नॉट बी डिटेक्टेड, आप ओनियन के स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको पुट कर दिए एसिड के अंदर, तो डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन। यानी कि मान लो कि आपके पास दो तरह का सॉल्यूशन है, एक HCl है और एक NaOH है। अगर मैंने क्या कर दिया, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, यहाँ पर मैंने डाल दिया ओनियन और इसमें भी डाल दिया। लेकिन जैसे इसमें ओनियन डाल दिया, तो ओनियन डालने के बाद जो खुद का स्मेल होता है ओनियन का, वो कह रहा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो भी इसका खुद का ओनियन का जो स्मेल था वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म। तो जब ओनियन के स्मेल को खत्म कर सकता है तो वो एक बेस होगा। लेकिन अगर वो एसिड होगा, तो ओनियन का खुद का जैसा स्मेल है वो HCl में डालने के बावजूद भी उसका स्मेल सेम ही रहेगा। यानी स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो वो एसिड है। स्मेल में अगर चेंजिंग आता है तो वो एक आपके पास बेसिस होगा। तो इसका मतलब है कि स्मेल के बेसिस पर भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। एक और एग्जांपल है बच्चे लोग ऑल्फैक्टरी में अंदर, जिसको वेनिला बोलते हैं। वेनिला भी इसका तो फ्लेवर होता है, चॉकलेट में भी रहता है, आइसक्रीम वगैरह में भी रहता है, तो इसका खुद का अपना स्मेल होता है। लेकिन कह रहा है कि जैसे आप क्या करोगे, इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दोगे, किसी बेस के अंदर डाल देंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसको ऐड कर देंगे, तो इसके स्मेल को आप फिर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका स्मेल पूरी तरीके से क्या होगा, जो भी इसका पहला मतलब जो भी पहले रहा होगा इसका स्मेल, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप HCl में डाल देंगे, तो HCl में डालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा वेनिला का पहले जो इसकी स्मेल रही होगी वो अभी भी सेम रहती है। यानी इसको लोग ऐसे बोलते हैं, इफ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू वेनिला, देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वेनिला। जो भी इसका स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन HCl में डालोगे तो वेनिला का जो स्मेल है वो उसके अंदर सेम रहेगी। तो olfactory indicators जो कि हम लोग फाइंड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। अब जैसे मान लो कि एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तो कुछ सोचिएगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, सपोज करो 3 टेस्ट ट्यूब है। सपोज कीजिए आपके पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। और कह रहा है कि वन ऑफ देम डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है, किसमें है नहीं पता है, ठीक है। एक में डिस्टिल वाटर रखा गया है, और वन ऑफ देम एसिड एंड अदर फाइनली बेसिस हो जाएगा। तो और आपके पास दिया हुआ है सिर्फ एक, आपके पास एक रेड लिटमस दिया हुआ है। ध्यान समझना, जैसे मान लो मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में सिर्फ एसिड है, एक में सिर्फ बेसिस है, और एक आपको दे दिया गया रेड लिटमस। और आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, रेड लिटमस है, आइडेंटिफिकेशन क्या करना है कि किस गिवन वेसल्स में ट्यूब में एसिड रखा हुआ है, किस में बेस रखा हुआ है, किस में डिस्टिल वाटर है। क्या इसको आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है? यस मैम। कैसे करोगे बताओ? मैम डिस्टिल वाटर में रेड लिटमस का कोई भी सेंस नहीं होता। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास अगर डिस्टिल वाटर है तो समझ में आ गया कि वहां रेड लिटमस चेंज नहीं होगा। तो वो तो रेड लिटमस बेस में चेंज होगा या यस मैम, एसिड, एसिड में? कोई भी चेंज नहीं होगा। हम्म, तो एसिड में और डिस्टिल वाटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर ये दोनों में भी तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नो चेंज है, यहाँ पर भी नो चेंज है, तो जहां पर चेंज होगा उसको क्या बोल देंगे, बेस। चलिए एक चीज तो मान लो कि हम तीनों में अपना लिटमस पेपर, इसमें भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी डुबा देंगे, इसमें भी डुबो के निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे। जिसमें चेंज होगा कलर, मतलब रेड से ब्लू हो जाएगा, तो वो तो समझ में आ गया वो बेसिस है। ठीक है, मान लो इसमें हो गया चेंज, मालूम चल गया बेसिस है।
उसके बाद फिर ये दोनों को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, बिल्कुल देखो, आप इसके अंदर जैसे डालोगे ना बेस के अंदर रेड लिटमस, वो ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू हो जाएगा तो अब जो आपके पास लिटमस है वो तो ब्लू हो गया ना। तो ब्लू लिटमस को फिर वापस दोनों के इसके अंदर डालोगे तो जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है। तो इसमें हाँ, तो जो दोनों में जिसमें एसिड होगा फिर वापस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे किसके अंदर रेड है, और फाइनली जहां पर कोई भी चेंजिंग ना दिखे वो आपके पास लास्ट में बच जाएगा डिस्टिल वाटर। तो ये बच्चे लोग एसिड बेस सॉल्ट्स की हो गई बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज। अब देखो बेसिक एसिड कहते किसको है? एसिड सॉल्यूशन के बारे में तो मालूम कर सकते हैं हम लोग, एसिड्स किसे कहेंगे? तो एसिड अगर टेस्ट के हिसाब से बात करें तो टेस्ट में होता है सावर टेस्ट। एक तो आपको टेस्ट लोगे तो बहुत खट्टा जैसा फील होगा एसिड्स के अंदर, तो सावर टेस्ट जो प्रेजेंट होता है वो कहते हैं उसके अंदर एसिड पाई जाती है। और आज की जो नई जो डेफिनेशन है इसके लिए सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, सबको टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं। तेजाब जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है उसको तो टेस्ट के हिसाब से नहीं मालूम करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ टेस्ट लेके काम नहीं करेंगे। हम लोग एक नया डेफिनेशन भी बनाया जो H प्लस आयन देगा सोल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं एसिड। H प्लस जो आयन देगा, और वो भी थोड़ा बहुत ही नहीं, जो अच्छे अमाउंट में H प्लस आयन देगा उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड भी आपके पास दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक होती है आपके पास मिनरल एसिड, ठीक है, और एक होती है ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड थोड़ा सा हार्मफुल होता है, उसको हम ज्यादातर यूज नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जिसको आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऐसा कौन कौन सा मिनरल एसिड है, कौन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, आओ देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आप लोग सबसे पहले आप लोग नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको मालूम होना चाहिए सबको, विनेगर में पाया जाता है। कि ऑर्गेनिक एसिड है, इसको तुम लोग विनेगर का तो यूज करते ही है, इतना हार्मफुल ये नहीं है। तो वैसे कोई भी एसिड जो प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं वो एसिटिक एसिड है। आप लोग सुने होंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ रहता है? तो हाँ रेड वाला एंड में सब फॉर्मिक एसिड मिलता है। लैटिक एसिड, लैटिक का नाम सुने आप लोग? लैटिक एसिड, मैम कॉर्ड पे। हाँ, कॉर्ड पे, ये जो मिल्क भी बोल सकते हो, जो मिल्क जो खराब लगभग हो जाता है, कॉर्ड पे, ठीक। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी एसिड है जिसमें हम लोग साइट्रिक एसिड ही बोलते हैं, ये भी फेमस एसिड है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं जो बहुत खट्टे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? हम लेमन। हाँ, लेमन्स आपके पास होते हैं, ऑरेंज होते ऑरेंज। हैं, ये सब साइट्रिक एसिड के अंदर है। अब देखो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स के अंदर कौन से आ जाएंगे? टमाटो। टोमेटोज आपके पास हो जाते हैं ऑक्जेलिक एसिड्स के अंदर। फिर से हमारे पास एक टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, तो टैमरिंड के अंदर। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड से कि ये एसिड किस में पाए जाएंगे, लैटिक एसिड किस में, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सब ऑर्गेनिक एसिड है, इतना ज्यादा आपके पास ये हार्मफुल एसिड्स नहीं होते हैं। एक कार्बोनिक एसिड भी है, ये भी हार्मफुल एसिड में नहीं गिनती होती है, इसका भी हम लोग डेली बेसिस पे यूज कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड ही पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया एसिड्स के बारे में, ये तो ऑर्गेनिक एसिड है। अब मिनरल एसिड देखते हैं कौन कौन से एसिड है। मिनरल एसिड बच्चे लोग जो जिसका हम यूज नहीं कर सकते, खाने पीने में तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, जिसमें आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड को कहा जाता है मिनरल एसिड के अंदर, जिसमें H2SO4, इसी को हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, HCl और HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जैसे आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो H प्लस आयन लार्जली अमाउंट में देता है। तो ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। कार्बोनिक एसिड है, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड में ही रखा गया, लेकिन ये वीक एसिड के अंदर भी है, क्योंकि मिनरल एसिड को भी डिवाइड किया गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो H प्लस आयन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में नहीं देगा वो एक वीक एसिड होता है। तो ध्यान में रखना ये भी कि कार्बोनिक एसिड अगर H2CO3 है तो ये एक मिनरल एसिड के अंदर ही है, लेकिन एक वीक एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ये। अब देखो कुछ थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं डाइल्यूट के ऊपर, और कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज। तो पहले याद रखना कि जो पिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, उसमें एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास से। और जो टोमेटो आपके पास जो केचप होता है उसके अंदर भी एसिटिक एसिड रहता है। और ये जो हम लोग फिजी जो होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो रहता है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड्स रहता है। अब देखो डाइल्यूट एसिड होता है, कभी कभी नाम सुनोगे, कभी कभी लिखा जाता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड। देखो ये दोनों का मीनिंग में क्या है और दोनों में क्या सावधानी बरतना पड़ता है। अगर कॉन्सनट्रेटेड एसिड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एसिड क्या है, मोर है, एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और वाटर जो है बहुत लेस अमाउंट में है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और जो आपके पास जो एसिड है उसकी क्वांटिटी कम होती है। डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ज्यादा प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर एसिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो कभी कभी लेबोरेटरी में हमें क्या होती है, जरूरत पड़नी पड़ती है कि आप इसको डाइल्यूट कीजिए, मतलब इसके अंदर एसिड के अंदर वाटर ऐड कीजिए। तो आपको ये समझना है कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं या वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना है, क्या इसमें इफेक्ट है। तो एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप वाटर में एसिड मिला रहे हैं तो वो जो रिएक्शन है वहां से हीट जनरेट होता है। एक वाटर ले लोगे, उसमें एसिड के ड्रॉप डालोगे तो क्या होता है, वहां से सडनली हीट, बहुत हाई अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा होता है। तो एक तरीके से याद रखना कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक किस लिए, क्योंकि यहाँ से हीट बाहर जनरेट हो रहा होता है। अब देखिए, अब इसमें किसको मिलाना सही रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर डाइल्यूशन करना मतलब वाटर को ऐड करना, या वाटर के अंदर HCl को ऐड करना, जो भी है। तो देख लो, हम बता दे रहे हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, एसी के अंदर भरे हैं, इसके अंदर एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है, और आपने क्या कर लिया, इसके अंदर आप वाटर एडिशन करवा रहे हैं, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब तो एडिशन वाटर है, कहीं से भी करो। अगर इसके अंदर वाटर के अमाउंट को ऐड कर दिया, या एसिड के अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है, वाटर ऐड करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट इतना ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगा कि हो सकता है कि आपके हाथ वगैरह को भी जला सकता है। बहुत ज्यादा एक बैग मतलब क्या कहा जाए, सडनली बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड के अमाउंट बहुत ज्यादा, जैसे वाटर से रिएक्ट करेगी तो बहुत ज्यादा एसिड होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही होगी। इसलिए डाइल्यूशन कभी भी याद रखना, कभी भी डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर वाटर का नहीं करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एक बैग निकलेगा, और आप लेबोरेटरी में कर रहे होंगे, वही वेपर की वजह से हम लोग को हो सकती है कि आंख वगैरह भी जल पाए, छींटा वगैरह भी पड़ जाता है। तो इसलिए ये चीजें क्या है, ये गलत तरीका है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना, डाइल्यूशन करने का ये तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक डाइल्यूट एसिड लेना होता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि आपके पास पहले से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत हाई होने चाहिए, और उसके अंदर जैसे हम लोग एसिड को ऐड करें, तो एसिड को भी कैसे ऐड करना है, एकदम एक एक अमाउंट, फ्यू बिट, तो छोटे ड्रॉप को डालना होता है। एक ड्रॉप को आप डालेंगे, थोड़ा स्टेयरिंग करेंगे, उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ताकि वो हीट जो उससे जनरेट हो, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वाटर की आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, हीट जो एब्जॉर्ब होगी, जो भी हीट जनरेट होगी उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो याद रखना, डाइल्यूशन जब भी हो रहा होता है तो डाइल्यूट एसिड्स के अंदर ही वाटर को ऐड, एसिड को ऐड करते हैं, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। एक मिनट रुक जाओ। प्रॉपर्टीज, देखिए पहला तो प्रॉपर्टी आप लोग सुन चुके हैं, ये सावर में होता है टेस्ट वगैरह में, ठीक है। पहली तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं सावर टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है। थर्ड देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसके, आपके पास एसिड का जब सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है।
यानी कि कंडक्ट करता ही है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा? आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो बोल सकते हैं कि उसमें जैसे HCl लोगे तो H प्लस NO3 माइनस होगा। तो H प्लस 100% कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, मतलब इसमें आयंस मूव कर रहे होंगे। अगर आयन मूव करेंगे तो आपका करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आयन ही नहीं मूव करेंगे तो फिर करंट कहाँ से फ्लो होगा? तो इसलिए याद रखना कि अगर आपके पास एसिड सॉल्यूशन है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। 4 नंबर, कभी भी याद रखना कि एसिड को मेटल्स के ऊपर डाल दोगे। मेटल्स बोले तो जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, जिंक एक मेटल्स है, जिंक के पीस ले लो और उसको एसिड के अंदर डाल दो। H2SO4 मान लो एसिड के अंदर डाल दिए। जैसे आप डालोगे एसिड के अंदर ये मेटल्स को, डालने के बाद आपको तुरंत क्या होगा? वहां पर कुछ कुछ बुलबुले बाहर निकलेंगे, वो गैस के बबल्स होते हैं। तो वो बबल्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोजन गैसेस होता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि आपके पास जो मेटल्स के ऊपर अगर मान लो कि एसिड डालते हैं या फिर एसिड के अंदर मेटल्स को डालते हैं तो कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व होती है, और जो बाकी बचता है वो सॉल्ट है जो कि सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है। और हाइड्रोजन गैस को बच्चे लोग पहचानने का एक और तरीका है, इस गैसेस को अगर मान लो कि गिवन गैसेस हाइड्रोजन गैस ही है कि नहीं, उसको अगर मुझे चेक करना है, तो वहां पर आपको लेके जाना है बर्निंग कैंडल्स। कैंडल्स लेके जाओगे तो कैंडल्स जैसे ये गैसेस बाहर निकलती है तुरंत क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी वहीं पर। बुझने के साथ साथ वहां पर एक पॉप साउंड क्रिएट होता है। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानते हैं हम लोग हैं एक पॉप साउंड के क्रिएशन से। यानी कि मेटल प्लस एसिड्स बनता है हाइड्रोजन गैसेस। हाइड्रोजन गैस को पहचान सकते हैं हम लोग पॉप साउंड की वजह से। अब देखो इसमें एक और इसकी प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि एसिड को अगर आपने रिएक्ट करा दिया, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आपके पास एसिड है और आपने उसको मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जैसे बोले तो छोड़े, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लो, या फिर कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी लोगे तभी उसी तरह का रिएक्शन सेम बनेगा। जैसे मान लो कि हम लोग एसिड की जगह पर ले लेते हैं HCl और कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। तो जब भी कार्बोनेट से आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड का, तो हमेशा याद रखना कि वहां से CO2 गैस इवॉल्व होता है, जिसमें आपको कार्बोनेट दिखाई पड़ जाए वहां से CO2 गैसेस बाहर निकलती हैं। और CO2 जो गैस आपके पास होती है वो लाइम वाटर को मिलकर, मान लो कि मुझे CO2 गैस को पहचानना है कि यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हुई है, कैसे मालूम करेंगे हम लोग? जैसे H2 गैस को मालूम करने के लिए तो हम लोग कैंडल ला के चेक कर लेंगे, पॉप साउंड क्रिएट होगा तो यहाँ पर H2 गैस प्रेजेंट है। CO2 गैस प्रेजेंट है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे? तो हम लोग क्या ले लेते हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। इसका खुद का कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है, याद रखिएगा। लेकिन लाइम वाटर के अंदर आप जैसे CO2 गैस पास करेंगे, तो CO2 गैस पास करने के बाद जो लाइम वाटर है वो पूरी तरीके से मिल्की हो जाता है। तो यही CO2 गैस का पहचान करने का तरीका है। और ये चीजों को बहुत आसानी से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लाइम वाटर ले लो, ठीक है? लाइम वाटर के अंदर आप एक पाइप के थ्रू आप क्या करो कि उसके अंदर अपने ही, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लेते हैं O2, लेकिन अपने जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं उससे O2 लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो CO2 गैसेस होता है। आप लगातार उसके अंदर CO2 गैस अगर आप फूकते रहोगे तो देखोगे पूरा लाइम वाटर जो पूरी तरीके से कलरलेस था, कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से मिल्की दिखाई देने लगता है। तो CO2 गैस के आइडेंटिफिकेशंस करने का तरीका है, लाइम वाटर मिल्की हो जाती है और H2 गैस का भी आइडेंटिफिकेशंस है। अब देखो इसके अंदर कभी-कभी होता क्या है कि ओवर ईटिंग, जैसे आदमी खाने के दौरान कभी बहुत ज्यादा आदमी खा लेता है, तो ओवर ईटिंग के दौरान क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है। जैसे कोई शादी ब्याह में जाते वक्त जरूरत से ज्यादा खा लेता है। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खाओगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। तो एसिडिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा खाने की वजह से क्रिएट हो जाती है। अब एसिडिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए खाने के बाद थोड़ी तुरंत बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में आपके शरीर में एसिडिटी पहुंच जाएगी तब। तो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसिस। तो बेसिस का नाम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्योंकि बेसिस भी स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिस तरह से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उस तरह से बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाईली हम लोग बेसिस भी यूज नहीं कर सकते। आपके पास जो ओवर ईटिंग है वो तो एक ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत ज्यादा हार्मफुल एसिड वो नहीं है।
तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, इसको हम लोग डेली बेसिस में यूज कर लेते हैं। ये क्या करता है, एसिड के अमाउंट को, बढ़े हुए चीज को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन, आप लोग सुने होंगे इसका नाम। एसिड और बेस, अगर आपके शरीर में अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो आप उसके अंदर बेस का ऐड कर दीजिए, फायदा क्या होगा, इससे सॉल्ट बन जाता है वाटर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि एसिड बेस मिलके एक सॉल्ट तैयार कर लिया। सॉल्ट एक न्यूट्रल आपके पास है, क्योंकि इतना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, और ये वाटर भी फॉर्म कर लेता है। और वाटर के अंदर ये सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाता है, तो आपका एसिड तो कंप्लीट खत्म हो गया फिर। तो इसलिए हम लोग को फिर क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा को यूज करना पड़ता है। अब देखो, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका हम लोग 3 नेम से जानते हैं उसको, CaCO3 को। इसका 3 नाम आप लोग को पता है। पहला तो कैल्शियम कार्बोनेट ही हो गया, दूसरा फेमस नाम से जानते हैं उसको हम लोग है मार्बल, मार्बल, फिर लाइमस्टोन, और कैल्शियम कार्बोनेट तो ठीक है। जो एक शेल जो आप दिखते हैं ऊपर, जो एक शेल जो दिखाई पड़ता है, पूछा जा सकता है आपसे, जो अंडा होता है उसका ऊपर जो आपको कवच दिखता है, ये वाला चीज है, ये भी एक्चुअली में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ रहता है। ध्यान रखना, एक शेल का जो कवर होता है वो CaCO3 का होता है। तो CaCO3 को मार्बल्स, लाइमस्टोन के भी नाम से जानते हैं, या फिर एक्सेल भी बोल सकते हो, ये भी कहा जा सकता है। और जैसे ही आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और आप इसके अंदर पास कर दिए क्या, एसिड डाल दिए, तो एसिड डालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे हम लोग एसिड डालेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, एक गैसेस फॉर्म करती है, गैसेस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, और वो गैसेस होंगी CO2, क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 और H2 बाहर निकलती है। तो एसिड बेस पे हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट एसिड की सारी होगी प्रॉपर्टीज खत्म। एसिड ये तो सबको मालूम है कि काफी क्रोसिव नेचर की होती है, काफी डेंजरस होती है। ये सब चीजों को बहुत लेबोरेटरी में भी रखते हैं, तो बहुत सावधानी से रखते हैं, और पहले ही उसके ऊपर डेंजर सिंबल बना देते हैं कि इसको यूज कोई नहीं करे। चलो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड्स पढ़ लिए हम लोग, एसिड्स का पूरा लगभग कंप्लीट खत्म हो गया। अब कुछ एसिड्स का यूजेस बता दे रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका हम लोग ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं, तो ज्यादातर यूज कहोगे फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं, फिर कहा जाए पेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, डाइज में भी यूज कर सकते हैं, बैटरी वगैरह में यूज कर सकते हैं, कार बैटरी से होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल में भी यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट, फाइबर्स, बहुत जगह एसिड, मतलब H2SO4 का इंडस्ट्रियल पर्पस पे बहुत जगह यूज होता है। केमिकल आप ज्यादातर रिएक्शन देखते होगे, उसमें सब एसिड का रिएक्शन मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि एसिड मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी करता है, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है H2SO4 को। अगर मान लो कि मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का भी हम लोग ज्यादातर यूज क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव के में यूज करते हैं, TNT वगैरह बनाने में। TNT क्या होता है आपके पास, एक जो बारूद वगैरह होता है, ट्राई नाइट्रोटॉलिन्स होता है, बारूद वगैरह सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे होते हैं। फर्टिलाइजर में भी इसका भी यूज करते हैं। चलिए, ये सब हमारा हो गया। चलो, एसिड्स की हो गई सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट, आओ कुछ बेसिस के ऊपर देख लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा MCQ क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व करेंगे। बेसिस क्या होती है, फिर बेस किसकी कुछ प्रॉपर्टीज। बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो जो टेस्ट में, टेस्ट के बेसिस के ऊपर बात कीजिएगा, तो ये तो सावर टेस्ट में नहीं होता है, ये क्या होता है, बिटर टेस्ट। ये बहुत कड़वा होता है, खाओगे तो इसको खा ही नहीं पाओगे। जैसे कि आपको दे दिया जाए एक सॉल्यूशन पीने के लिए, जिसमें एक थोड़े से कप में पानी हो और उसमें बहुत सारा नमक डाल दे, तो वो बहुत कड़वा हो जाएगा। तो बिटर टेस्ट का मतलब है बहुत कड़वा टेस्ट, इसका हम लोग जनरली यूज नहीं कर पाते हैं। फिर देखो, बिटर टेस्ट के बाद अगर कहा जाए और भी इसकी डेफिनेशन, तो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे हम सारा डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो बोलते हैं जो सॉल्यूशंस के अंदर OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करे, वो एक बेस है। ठीक है, इसमें और भी चीजें, सिर्फ यही नहीं कि सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे वही एक बेस है। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कंपाउंड जो कि जिसके अंदर OH है ही नहीं, बट फिर भी वो एक बेसिस कहलाता है। तो बिटर टेस्ट में वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, और एक चीज और, एक प्रॉपर्टीज के और भी हम लोग देखे थे, जो कि क्या कर सकता हो, रेड लिटमस को ब्लू में भी कन्वर्ट करता हो, वो भी एक हमारा बेस ही होता है। हम देखो बेसिस के एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, एसिड के एग्जांपल देख लेंगे, बहुत सारा एसिड हम लोग एग्जांपल लिए थे। यहाँ पर बेसिस के अंदर भी देखो एग्जांपल कौन सा हो सकता है। जैसे आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है,
क्या सोडियम ऑक्साइड को बेस कह सकते हैं? तो दोनों को हम लोग डालेंगे वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डालने के बाद अगर ये OH माइनस प्रोड्यूस करेगा तो बेसिस है। देखने से तो नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर जाता है। इसलिए ऑक्साइड भी एक बेसिस हो सकती है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेसिस है, क्योंकि इसको जैसे हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं तो ये भी OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके पास खुद के पास OH नहीं है, लेकिन OH यहाँ से तो मिल जाएगा वाटर से। तो ऑक्साइड्स भी बेसिस हो सकती है बच्चे लोग। फिर आपके पास डायरेक्टली जो NaOH जो दिखाई पड़ रहा है, KOH दिखता है, MgOH का जिसके अंदर OH दिख रहा है, तो वो तो बेसिस दिख ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स भी होते हैं, वो भी बेसिस होते हैं। सिर्फ ऑक्साइड ही बेसिस नहीं होता, ऑक्साइड के साथ और भी बेसिस हैं, कार्बोनेट वगैरह भी बेसिस होते हैं। जैसे Na2CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक तरीके के बेसिस की फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, इसको भी है। ये सब क्या होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग बेसिस के फॉर्म में है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है, तो वो अब जब सॉल्ट बताएंगे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट वहीं पे आपको समझाएंगे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखो, एक होता है अल्कली होता है, बेसिस ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्कली क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को कहा जाता है अल्कली। तो ज्यादातर बेसिस तो वाटर में सॉल्युबल है ही, तो इसलिए वाटर सॉल्युबल अल्कली का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा अल्कली है पहचान करो, तो उसका मतलब आपसे बेसिस ही कह रहा है निकालने के लिए, बताओ कि उसके अंदर कौन सा बेसिस है। और बेसिस के अंदर कॉमन क्या मिल जाता है, OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको कहेंगे, जिसमें OH माइनस बहुत लार्जली अमाउंट में निकले। वीक बेस जिसमें अमाउंट कम हो OH का, वो वीक बेसिस है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस देख ले रहे हैं, कुछ वीक बेस देख ले रहे हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये भी बहुत कहा जाए तो बहुत डेंजरस होता है ये भी। NaOH, KOH, ये भी कहीं पे अगर थोड़ा बहुत भी पड़ जाएगा तो पूरी तरीके से उसको जला सकता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अगर वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस का कहने का मतलब ये है कि लार्जली अमाउंट पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे। अगर वो वीक बेस है, तो वीक बेस में एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आ जाएगा वीक बेसिस के अंदर। तो बेसिस में हो गया, बेसिस की प्रॉपर्टी भी हो गई। एक तो बिटर टेस्ट होती है, और ये जो जो टच में, मतलब मान लो उसके बेस को अगर आप टच करेंगे तो वो सोप जैसा टच होता है, मतलब इसका फिल, बेसिस फिल सोपी टच कहते हैं हम, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे सोप जो होता है वो भी बेस के ज्यादातर यूज से ही बनाया जाता है। और सेम रिएक्शन अगर इस तरह से हम लोग एसिड को यूज करते हैं मेटल्स के अंदर, मतलब एसिड्स के अंदर अगर हम मेटल्स डालेंगे तो वहां से H2 फॉर्म होता है। तो बेस के अंदर भी सेम काम होता है, बेस में भी अगर आप डाल देंगे मेटल्स को, यानी बेस प्लस मेटल्स, तो यहाँ से भी H2 गैस प्रोड्यूस होगा। यानी जिस तरीके से आपके पास एसिड में रिएक्ट होता है एक मेटल से तो H2 गैस बनता है, तो बेस भी रिएक्ट करेगा अगर मेटल से तो भी H2 गैस ही प्रोड्यूस होगा। और एसिड बेस आपस में जब भी रिएक्शन करेंगे तो एक रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बस बेसिस के बारे में हो गया। अब कुछ और भी बात करेंगे पीएच के ऊपर, उसके बाद सॉल्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो, कहीं कहीं आपको लिखा होगा पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है, तो एसिड बेस है हमारे पास, एसिड बेस के बारे में नॉलेज हमें हो गया, इंडिकेटर्स भी हम लोग देख लिए, लेकिन एक और भी इंडिकेटर्स है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल भी आप एक स्केल होता है जिसके अंदर आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी आगे देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि आपके पास जो एसिड्स है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। क्योंकि एसिड तो हम लोग देख लिए, बेस भी देख लिए, पहचानने का तरीका भी हो गया, प्रॉपर्टीज क्या सब कुछ जान गए, लेकिन अगर आपके पास गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चीज को अगर हमें मुझे मालूम करना पड़ेगा, पीएच स्केल से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, तो देखो पीएच स्केल में क्या होता है, 1 to 40 तक लिखा हुआ रहता है नंबर, बीच में होता है 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, और इधर वाले को क्या बोलते हैं 1 to 7 के अंदर एसिड, और 7 से पीएच की वैल्यू जब इधर आ जाए एसिड, तो बेस, और 7 पे आ गया न्यूट्रल। चलो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कहा जाता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, pH इज इक्वल टू -log H+ आयन।
ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला होता है। इसको लिखोगे तो log 1/H प्लस आयन कहते हैं। ये हमें जरूरत नहीं है, इतना तो खैर नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन देख लो इसमें। देखो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो जिसमें H प्लस आयन कहते हैं बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में निकले। तो आप भी देखो यहाँ से H प्लस आयन अगर ज्यादा होगा तो इस लॉग की तो वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू तो सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पीएच में जो सबसे कम वैल्यू होता है, यानी 1 से लेके इधर देखेंगे नजदीक में, तो जो सबसे कम वैल्यू होगा वो एक अच्छा एसिड और एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। ध्यान रखना कि पीएच की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, H प्लस आयन पे। H प्लस आयन आप देख रहे हैं जो ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H प्लस आयन की वैल्यू अगर ज्यादा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सबसे कम हो जाएगी। तो पीएच की वैल्यू जितना कम होगी वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि 1 2 3 4 में अगर चेक किया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। इसी तरीके से बढ़ो, आप लोग क्या करोगे, OH पर चेक करो। तो OH वाले में थोड़ा कंडीशन होता है, उसमें क्या पढ़ते हम लोग हैं कि H प्लस और OH का जो सम होता है वो निकल के आता है 10⁻⁻⁴ निकल के आता है, उतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप OH निकालते हैं तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो OH माइनस का नंबर ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मतलब कि आपको अगर बेस के लिए चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कि पीएच की वैल्यू जितनी हाईएस्ट होगी वो एक अच्छा बेस माना जाता है, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाता है। तो एसिड के लिए हम लोग कुछ पीएच की वैल्यू सबसे कम चेक करना होता है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए चेक करना है तो वहां पर पीएच की वैल्यू सबसे हमको हाई चेक करना पड़ता है। पीएच की वैल्यू, सॉरी हम OH लिखे थे। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ से अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो वहां पर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो एक अच्छा बेस है, और पीएच की वैल्यू अगर पूरी तरीके से 7 ही आ गई तो ना वो एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। अब एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये तो मान लो कि पीएच स्केल हमको बता दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है कि वीक एसिड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, देखो यूनिवर्सल का मतलब, इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है, पता है हमें, ठीक है, पीएच की वैल्यू कम है तो अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ज्यादा है तो मतलब अच्छा बेस है। लेकिन अगर मुझे यही चीजें बतानी होंगी कलर के बेसिस पे, मुझे कलर के बेसिस पे बताना है कि आपके पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है कि निकाल के एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया, ठीक है, जिसमें पीएच की वैल्यू 0 आती है, मतलब सबसे कम क्या होगा, 0 ही होगा। पीएच की वैल्यू जो सबसे कम होगी जिसके अंदर, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो डार्क रेड होगा। अगर मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और आपने उसके अंदर इंडिकेटर्स डाला, वो लिक्विड की तरह ही होगा, तो आपने डाला, डालने के बाद अगर वो डार्क रेड हो गया तो समझ लेना कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। वही तरीके से अगर पीएच की वैल्यू अगर 1 है तो डार्क रेड नहीं, अब थोड़ी बहुत रेड पे काम चल जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो रेड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो पहले बहुत डार्क रेड था, फिर रेड हुआ, फिर आगे बढ़ोगे तो ये ऑरेंज रेड हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो ऑरेंज येलो होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो ग्रीनिश येलो हो जाएगा। 7 पे पूरी तरीके से ग्रीन हो जाता है, याद रखना 7 पे ग्रीन होता है। 7 वाला इंपॉर्टेंट है, कलर है, सबसे कम वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होगा, और जो सबसे जो ग्रेटर वाला होगा, तो सबसे ग्रेटर क्या होगा, 14 के लिए कलर तो वॉयलेट। अगर पूरी तरीके से वॉयलेट दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। तो मान लो कि कोई ऐसा एग्जांपल आपसे पूछा जाए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 0 है, तो पीएच वैल्यू जिसकी 0 कोई एसिड है तो है कौन सा एसिड, इसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वाटर कम रहेगा। पीएच वैल्यू 0 कब होती है, तो जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl आप लोगे तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और उसको एक अच्छा एसिड हम लोग मानते हैं।
और मिल्क की अगर आपसे पूछा जाए क्या मिल्क भी एसिड होता है, तो मिल्क भी एक एसिड की तरह ही काम करता है, लैक्टिक एसिड अभी हम बताएं, लेकिन मिल्क तो हम लोग पीते हैं, तो इसका मतलब पीएच वैल्यू इसका कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। कितना होता है, तो 6.5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक और आपके पास इंपॉर्टेंट, ये भी वाटर, वाटर के लिए पीएच वैल्यू क्या होगा, तो वाटर तो न्यूट्रल है, एसिड तो है नहीं, बेस भी नहीं है, तो पीएच वैल्यू तो 7 होगा। कलर, कलर क्या होगा वाटर का, तो कलरलेस। पीएच वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में बताया गया है कि पीएच की वैल्यू अगर 7 होती है तो उस समय वो ग्रीन। आप जैसे कि टाइट्रेशन कराओगे ना केमिकल लेबोरेटरी में, तो आप देखोगे कि एसिड और बेस को जब मिलाते हो, ठीक है, तो जब न्यूट्रल होगा जिस पॉइंट पे, पहले एसिड अमाउंट ज्यादा, आप उसके अंदर बेस डाल रहे हैं, तो बेस डाल के उसको स्टेरिंग करते रहो करते रहो करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर वो जो कलर है, क्योंकि एसिड का अगर डार्क होगा तो रेड कलर का होगा, अच्छा एसिड होगा तो, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वायलेट कलर का होगा, तो ग्रीन कलर तो होगा नहीं। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एसिड बेस आपस में जब मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर फॉर्म होता है, अगर वाटर फॉर्म होगा तो कहीं ना कहीं उसका कलर चेंज होकर ग्रीन होना चाहिए, तो चेंज होता है, मतलब हल्के समय के लिए होगा। अब जैसे उसके अंदर मिक्स करोगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों आपस में मिक्स होने के बाद पूरी तरीके से अगर वो अच्छी तरीके से टाइट्रेशन हो गया, तो उसका कलर वो हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। तो मिल्क में याद रखना 6.5 वाटर का होता है। अगर पूछ दिया जाए कि वाटर का यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या कलर है, तो आपको ग्रीन बताना पड़ेगा, पीएच वैल्यू इसकी 7 होती है। एक और याद रख लेना, ब्लड, ब्लड भी एक बेसिक सॉल्यूशन होती है जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और आपको काम में जो देगा उसको बता दे रहे हैं। हाँ, सोडियम, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, सबसे हार्डेस्ट बेस है जिसका पीएच वैल्यू 7 हो, तो वो हमारे पास होता है 7 करे 14 हो, वो है सोडियम, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनीवेज, तो ये हो गया हमारे पास एसिड्स और बेस के बारे में। अब इसके लिए कुछ आपको कुछ इसकी यूज भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में कर लेंगे। हाँ हाँ बोलो। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो इसका कलर क्या है यहाँ पे, अगर ऐसे देखा जाए एक्चुअली आपका आवाज आवाज ब्रेक कर रहा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, और ब्लड आपका एक क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप एसिड के अमाउंट को भी ऐड करें, बेस के अमाउंट को ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। याद रखना है कि अगर आपके पास ब्लड का जो 7.4 से अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा भी घसक गया, तो पर्सन की सडनली मौत भी हो जाती है। इसलिए आपके पास जो पीएच स्केल, जो पीएच जो वैल्यू होती है 7.4 से ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये आप लोग पढ़ते होंगे इसके अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के अंदर। यहाँ देखो बच्चे लोग, एसिड बेसिस की यूज क्या है, कुछ छोटे छोटे यूजेस के ऊपर ही बात कर ले रहे हैं। तो अगर एसिड के बारे में यूज करोगे तो सबसे पहले हमारे डाइजेटिव सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। डाइजेशन में कैसे, वही आपको बताएं कि ओवर ईटिंग के दौरान हमारे पास शरीर में क्या होता है, एसिडिटी की अमाउंट बढ़ जाती है, और एसिडिटी के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं। एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब क्या होता है, एक मिनट, क्या एंटा एसिड, एग्नेस्ट एसिड। हाँ, एंटा एसिड का मतलब ये है बच्चे लोग कि एसिड के अपोजिट, मतलब जो एसिड के बढ़े हुए चीज को कम कर सके, उसी को एंटे लगाते हैं। तो एंटा एसिड का मतलब है यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैम डाइजेशन में एचसीएल होता है ना, तो हाँ एचसीएल डाइजेशन ज्यादा, हाँ ज्यादा एचसीएल का अमाउंट वहां पर ज्यादा हो जाता है। तो एचसीएल का जब अमाउंट बढ़ जाता है तो वही एसिडिटी को क्रिएट करता है, और एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए एंटा एसिड यूज कर सकते हैं। और वही एंटा एसिड का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कुछ देर पहले बताए थे, जिसको, और बेकिंग सोडा भी यूज, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, याद रखिएगा। यस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हैं, और आप चाहेंगे तो अभी कुछ देर पहले जो बताया बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं वहां पे। बेकिंग सोडा, टैबलेट में रहता है।
जो टैबलेट कहते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा मिल जाएगा टैबलेट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल जाता है। अब देखो, जो कभी-कभी टूथ डिके होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। जैसे कभी-कभी आप लोग कुछ मीठा खा लेते हैं, मीठा खाने के बाद रात को ब्रश करना भूल जाते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, मीठा बहुत चीज़ें क्या होती है, बहुत सडनली बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करती है और एसिडिटी क्या करती है, दाँतों में बढ़ा देती है। तो उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबको मालूम है आज की डेट में सब लोग यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट। कोलगेट के अंदर क्या है, तो सब कोई कहता है कोलगेट पे नमक है, ये इसी से एडवर्टाइज़ हो रहा है इसका। तो याद रखना है कि ये जो टूथ डिके स्टार्ट होता है, दाँतों का देखोगे लंबे समय के बाद फिर कभी-कभी टूटने लगते हैं, तो इसके पीछे रीज़न यही होता है, कुछ मीठी चीज़ें खा लो फिर या फिर चॉकलेट वगैरह खा के लोग सो जाएँगे, तो मीठी चीज़ें से क्या होता है ना, एसिडिटी वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। जिसकी वजह से दाँत क्या होते हैं, कोरोडेड होने लगते हैं क्योंकि आपके पास कैल्शियम ही तो है, मेटल्स ही तो है वो भी। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर बेसेस भी प्रेज़ेंट हो, ठीक है? जिसके अंदर अल्कलाइन बेसेस हो, तो ये है कोलगेट के अंदर सब पाया जाता है। हम प्रचार नहीं कर रहे लेकिन खैर ऐसा है। अब देखो प्लांट्स, आप लोग देखते होंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इफ़ेक्ट करता है पीएच की वजह से। जैसे कभी-कभी आप लोग देखेंगे जो कि फार्मर वगैरह अपने काम में जो भी लैंड में यूज़ करते हैं उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर आप देखोगे कि वो कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे होते हैं, व्हाइट कलर का, वो चूना वगैरह डालते हैं, स्लेट लाइम डालते हैं। तो ये स्लेट लाइम क्यों डालते हैं वो हैं? तो देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि बारिश वगैरह जब भी होता है, तो बारिश वगैरह होने की वजह से कभी-कभी वाटर के अंदर एसिडिटी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट बारिश में तो ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर कि भीगना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। क्योंकि आपके पास एटमॉस्फेयर में SO2 गैस प्रेज़ेंट है, SO2 गैस के प्रेज़ेंट है, साथ में वाटर भी आ रहा है, तो SO2 और SO2 मिलकर क्या बनेगा? H2SO2 मिलके सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है और सल्फ्यूरस एसिड एक तरीके का एसिड ही है और जैसे ही ये मान लो मिट्टी वगैरह पर जाता है, तो क्या करता है मिट्टी के पूरी तरीके से जो फर्टिलिटी है उसको पूरा बंजर करके रख देगा, खत्म कर देगा। अब इसमें क्या होगा एसिड का अमाउंट तो बढ़ गया, अब यहाँ पर अगर आप सोचिए कि आप यहाँ पे प्लांटिंग करें, तो यहाँ पर अच्छे प्लांटिंग नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले बढ़े हुए एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। तो इस मिट्टी के अंदर एसिडिटी का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बेस के थ्रू ही कम कर सकते हैं। या तो उसके अंदर स्लेट लाइम लाइम मिला दो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिलाकर भी इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कभी चींटी वगैरह आजकल तो चींटी सबको काट ही रहा है घर वगैरह पे। रेड एंट अगर कहीं मान लो कि किसी तरीके से इंजेक्ट कर जाती है शरीर पे, तो रेड एंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और यही अंदर आने की वजह से हमें बहुत तेज दर्द होता है। अब इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हमको तुरंत न्यूट्रलाइज़ कर सके इसको, मतलब ये चीज़ दर्द हम लोग को ना हो। तो ये एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोप लगा सकते हैं? सोप भी लगा सकते हैं, वो भी एक बेसिस है। कोई हल्का-फुल्का ही आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कोई भी छोटा-मोटा बेकिंग सोडा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें तुरंत उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। और ये जो हड्डा वगैरह भी होता है, जो वास्प स्टिंग होता है, उसमें अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर 1 मिनट, जो बी स्टिंग होता है, वो तो एसिडिक सॉल्यूशंस होता है और 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जब वास्प स्पिनिंग होता है हाँ, जो ये जो आपके पास जो देखोगे हड्डा वगैरह जो रहता है, जो वास्प स्टिंग होता है, वो उन लोग का बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब बेसिक सॉल्यूशन है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, तो आपको कोई छोटा-मोटा एसिड लेके भी न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। विनेगार वगैरह में लेके याद याद रखना एंट होता है, तो एंट के अंदर तो आपके पास फॉर्मिक एसिड है, मतलब वो एसिड इंजेक्ट करता है शरीर के अंदर। लेकिन अगर यही आपके पास वास्प स्टिंग होता है, तो ये जो इंजेक्ट करता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग छोटा-मोटा विनेगार वगैरह यूज़ करके खत्म कर सकते हैं। और एक लास्ट आपको बता दे रहे हैं, एक निटल प्लांट्स होता है। एक निटल प्लांट्स है, इसके अंदर क्या होता है ना, ये थोड़े-थोड़े आप देखोगे रेशा टाइप के बाहर निकले रहते हैं। आप इसको जैसे मतलब पकड़िएगा तो आपको चुभ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। तो वो निटल प्लांट्स के अंदर क्या रहता है ना, इसके अंदर मेथनोइक एसिड्स रहते हैं और यही आपको टच करने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द मतलब स्टार्ट हो जाता है। एक तरीके का प्लांट ही होता है ये है। तो इसको कम करने के लिए फिर से वही आपको यूज़ करना पड़ेगा, बेसेस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मेथनोइक एसिड्स के ही अंदर मतलब इसके अंदर मेथनोइक एसिड पाई जाती है। तो ये कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं,
जैसे एंड के अंदर क्या होता है, वस्ट थिंग के अंदर क्या होता है, फिर से ये निटल जो आपके पास प्लांट लीफ होते हैं उसके अंदर मेथनोइक एसिड से। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू मैम।